बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, फ़खीर रागलई। मैं हूँ आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशंस। डियर स्टूडेंट्स, आप लीनियर मोशंस के मुतालिक पहले चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हमने बात की लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह की, हमने उनकी काइनेमेटिक्स अंडरस्टैंड की, फिर हमने डायनामिक्स भी न्यूटन लॉज पढ़े और सिर्फ अब तक उन मोशंस का जिक्र किया है जिसके अंदर बॉडी कंप्लीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसलेट हो जाती है, यानी हमने ट्रांसलेशनल मोशंस पढ़ लिए हैं। अब हम जाएंगे रोटेशनल मोशंस में। आपने स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा है कि 3 तरह की मोशंस हो सकती हैं। एक वो मोशंस जिसके अंदर बॉडी एज अ होल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है और उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की पहचान हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक इस तरह है कि हमने इसके ऊपर 2 पॉइंट बना लिए हैं। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अब ये ब्लॉक एक पाथ के ऊपर, स्ट्रेट पाथ के ऊपर एक डिस्टेंस कवर करता है और यहाँ पे जब पहुँच जाता है तो हम देखते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी अब भी एक दूसरे से उतने ही फासले पे हैं और यानी ये एक रिजिड बॉडी है। और दूसरी बात कि पॉइंट ए और पॉइंट बी थ्रू आउट द मोशन एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। तो इस तरह की मोशन जिसमें बॉडी के सारे पॉइंट्स आपस में पैरेलल मूव करें किसी भी दूसरे फाइनल पॉइंट तक, इस तरह की मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, हम ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं और अब मैं कहता हूँ कि ये ब्लॉक जो है इस तरह एक सर्कुलर पाथ पे जाता है। अब जब ये सर्कुलर पाथ पे जाता है तो इस पॉइंट से ये जब रवाना होता है यहाँ तक पहुँचता है। लेट्स सपोज दिस टाइम आई एम assuming it to be here. Now once again point A and point B are at the same distance from each other and throughout that travel they remain parallel to each other. So from here we can see कि चाहे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जाए, चाहे ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे जाए, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के सारे पॉइंट्स आपस में पैरेलल डिस्प्लेस हों, आपस में पैरेलल मूव करें, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है जिसके अंदर ट्रांसलेशन होती है। एक होती है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। रोटेशनल मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, उसके ऊपर आते हैं, लेकिन मुझे ये ज़रा मिटाने दें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम रोटेशंस को क्यों अंडरस्टैंड करते हैं और वो क्यों ज़रूरी है। अगर हिस्ट्री उठाई जाए, ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन साइंस हिस्ट्री, तो सबसे पहली जो मशीन बनी है दैट इज़ मोस्ट प्रॉबेबली दैट इज़ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। किसी ट्री का जो ट्रंक है वो सबसे पहली मशीन थी और वो किस मकसद के लिए यूज़ हुई, वो एज अ व्हील यूज़ हुई। अब व्हील प्रॉबेबली सबसे पहली मशीन है जो इंसानों ने बनाई। अब व्हील क्या करता है, व्हील का काम क्या होता है? व्हील ट्रांसलेशनल मोशन को रोटेशनल मोशन के साथ रिलेट करता है
और इस तरीके से इंसानों ने सबसे पहले ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशंस को रिलेट करके मशीन बनाई, दैट इज़ व्हील। टुडे वी अंडरस्टैंड हाउ दीज टू मोशंस आर डिफरेंट and how they can be related. So सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। डियर स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी अपने पहले चैप्टर में प्लेन एंगल पढ़ चुके हैं और प्लेन एंगल जो है उसमें जो चेंज आता है टाइम के साथ साथ उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। प्लेन एंगल जो है उसके अंदर जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाउ, लेट्स सी, हियर इज अ बॉल, यहाँ पे एक बॉल है और वो बॉल एक सर्कुलर पाथ के सेंटर से इस पोजीशन वेक्टर पे पड़ा है और अगर मैं कोई रेफरेंस लाइन एज्यूम करूं, जैसा कि हर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक रेफरेंस लाइन चाहिए होता है, इसलिए मैं एक रेफरेंस पॉइंट ऑरिजिन के अक्रॉस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूं। ये मेरी रेफरेंस लाइन हो गई। अब ये ऑब्जेक्ट जब पॉइंट ए पे था तो ये रेफरेंस लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रहा था? दैट वाज θ1, या आई मे कॉल इट θa। कुछ देर के बाद ये ऑब्जेक्ट किसी भी वजह से इस डायरेक्शन में मूव करते हुए पॉइंट बी तक पहुंचा। जब ये पॉइंट बी तक पहुंचा तो अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वही मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है। इस पोजीशन तक जाते हुए ऑब्जेक्ट ने दो तरह से मोशन की। एक ऑब्जेक्ट ने खुद मोशन की और एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन वेक्टर ने स्वैप किया। और पोजीशन वेक्टर कितना स्वैप हुआ ये जानने के लिए हमें इस दूसरे का एंगल भी चाहिए, दैट इज θb। सो पहले ये किसी रेफरेंस एक्स के साथ θa बना रहा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और फिर कुछ देर बाद जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे पहुंचा तो इसका पोजीशन वेक्टर उसी रेफरेंस लाइन के साथ एंगल θb बना रहा है। और अब अगर मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा एंड दैट इज द θb माइनस θa। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? क्योंकि ये दो एंगल्स के दरमियान डिफरेंस है तो जो यूनिट प्लेन एंगल का है वही यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर है या स्केलर है, क्योंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट है और इसी को यूज़ करके आगे हम एंगुलर मोशंस की मैकेनिक्स डेवलप करेंगे, हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। इसलिए इसका तो पता होना चाहिए कि ये डेल्टा थीटा जो है ये वेक्टर है या स्केलर है। लेकिन इस पे बात करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट जो है वही है जो प्लेन एंगल का है, यानी रेडियन। और अगर इसको कंप्लीट साइकिल के लिए हम फिर लेते हैं तो फिर इसके लिए रिवोल्यूशन भी यूनिट यूज़ किया जा सकता है, राउंड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। सो इट इज़ बिल्कुल उसी तरह एक प्लेन एंगल है या एंगल्स के दरमियान चेंज है। बहरहाल ये उस एक्चुअल मोशन के साथ किस तरह रिलेटेड है, यानी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब जाता है तो ये कोई रियल पाथ भी तो ट्रेवल करता है, और उस पाथ की लेंथ को अगर मैं एस कह दूं, उस पाथ की लेंथ को अगर मैं एस कह दूं और उस
पॉइंट तक का जो इसका पोजीशन वेक्टर है उसको r कह दूं, मैं कलर थोड़ा चेंज करूं, r। अब इस ट्रांसलेशन का इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेशनशिप क्या है, ये हम दोबारा अगर उसकी डिफिनीशन में जाएं, प्लेन एंगल की डिफिनीशन में, तो दैट वाज द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। सो हम इसको डेल्टा थीटा को s डिवाइडेड बाई r लिख सकते हैं, क्योंकि आर्क लेंथ s है और ये r है। याद रहे इसका यूनिट हमेशा रेडियंस में होता है, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि ये किस तरह एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि इसको एज अ वेक्टर लिखा गया होता है। हालांकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक सूरत में इसको हम वेक्टर मान सकते हैं कि अगर इस आर्क की लेंथ बहुत ही कम हो, इतनी कम हो कि ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन हो, कि अगर ये बजाय ये सर्कुलर पाथ की ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, तो एंगल जो है डेल थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, तब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक वेक्टर है। अदरवाइज़ ये वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। और इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि इसकी ये वेक्टर लॉ ऑफ जो है कम्यूटेशन एडिशन ओबे नहीं करता। अगर किसी चीज़ को एक दफ़ा अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट किया जाए, फिर उसको अबाउट द वाई एक्सिस रोटेट किया जाए, तो उससे एक नई ओरिएंटेशन हमें मिलती है। और अगर इस प्रोसेस को रिवर्स में परफॉर्म किया जाए, यानी पहले वाई के अबाउट उसको रोटेट किया जाए, फिर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाए, तो उसकी ओरिएंटेशन कुछ और आती है, यानी वापस पहली ओरिएंटेशन हमें नहीं मिलती। इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर लार्ज वैल्यूज़ के लिए वो फिर वेक्टर नहीं है। वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज़ के लिए इसको वेक्टर एज्यूम किया जा सकता है। सो अगर आप देखें, मैं ये थोड़ा सा एक डायग्राम के ज़रिए आपको यही बात बता सकता हूँ, और वो इस तरह कि लेट सपोज़ मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ऐसे रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऐसे बना लेता हूँ, 3 डायमेंशंस में कोशिश करता हूँ ये, और फिर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लेता हूँ, दैट इज एक्स वाई एंड जी। अब इस ब्लॉक को मैं पहले रोटेट कर देता हूँ अबाउट जी एक्सिस। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जी इस डायरेक्शन में, तो मैं अगर इस बॉक्स को अबाउट द जी रोटेट करूँगा तो इसकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी, ये रोटेट हो जाएगा, ये ऐसे पड़ा हुआ, समझ आ गई है। तो अगर ये ऐसे रोटेट हो गया, मैंने इसको 90 पे रोटेट किया, तो एक दफ़ा मैंने अबाउट जी रोटेट किया। अब मैं दोबारा इसको अबाउट वाई रोटेट कर लेता हूँ। जब मैं इसको अबाउट वाई रोटेट करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और हमारी तरफ सिर्फ इसका एक हिस्सा इस तरह अपीयर होगा, और बाकी सारा जो है उस डायरेक्शन में होगा, जैसे भी है। बहरहाल हमें इसका सिर्फ एक सिरा मिलेगा। तो दूसरी दफ़ा मैंने क्या किया, पहले इसको अबाउट द जी रोटेट किया और फिर अबाउट द वाई रोटेट किया, और हमें सिर्फ उसका वो फ्लैट ये हिस्सा सामने आया।
ठीक है। और यही चीज़ अब मैं इस डस्टर के ज़रिए से आपको दिखा सकता हूँ। किस तरह, मैं वंस अगेन वही एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ। ये y है, ये x है, और z एक्सिस जो है वो बाहर की तरफ में इज्यूम कर। अब मैंने इसको ऐसे रखा, ठीक है। ऐसा रखने के बाद मैंने पहले इसको ऐसे रोटेट किया अबाउट z, और फिर इसको अबाउट y रोटेट किया ऐसे। तो हमें सिर्फ ये पोर्शन मिला। याद रहे, अबाउट जी पे करने से मुझे ये मिला, अबाउट वाई पे करने से मुझे ये साइड मिली। अब मैं इसको y से स्टार्ट करता हूँ, यानी पहले स्टेप 2 करता हूँ और फिर स्टेप 1 करता हूँ। देखते हैं, मैंने इसको ऐसे रखा और पहले इसको y के अबाउट रोटेट किया, और जब मैंने इसको y के अबाउट रोटेट किया तो मुझे इस तरह की शेप मिली। लेकिन जब मैंने इसको अबाउट द z रोटेट किया तो मुझे ये शेप मिली। That was totally different. इसलिए ये बात याद रखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है लार्जर वैल्यूज के लिए स्केलर है, वेक्टर नहीं है। इसके बाद चाहे वो अब सर्कुलर मोशंस हैं या रोटेशंस हैं। सर्कुलर मोशन ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इज़ अ होल ट्रांसलेट होता है। अब देखें ना, ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रांसलेशन करता है, लेकिन चूंकि इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो घूम रहा है और वो ऑब्जेक्ट जो है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट जो है वो सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, यानी सर्कुलेट भी कर रहा है, तो एक पीरियाडिक मोशन है। इसका कोई टाइम पीरियड होगा इसके घूमने का, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी हो सकती है, एंड ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बात जहन में रहे कि सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशंस में फ़र्क है बहरहाल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इस डायग्राम को ज़रा देखें। ये एक डिस्क है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं मैंने एक मार्क किया, निशान मार्क किया हुआ है, और वो निशान बिल्कुल उसी तरह किसी रेफरेंस पॉइंट ओ से थोड़ा दूर है, इसलिए उसका जो है एंगल बन रहा है थीटा ए। और इस ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे ले आऊँ, इस डिस्क को थोड़ा सा ऐसे रोटेट करूँ तो ये इधर आ जाता है और इसका कोई और एंगल हो जाता है थीटा बी, और बिल्कुल उसी तरह ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो चाहे वो सर्कुलर मोशन हो या रोटेशन हो, दोनों के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। ये उस पॉइंट की ट्रांसलेशन है और ये जो आर है उस पॉइंट का ऑरिजिन से फासला है, और फिर बिल्कुल इसी तरह जो डेल्टा थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो किसी घूमती हुई चीज़ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है, और जिस तरह ट्रांसलेशनल मोशन में यानी ट्रांसलेशनल मोशन में ट्रांसलेशन की एक स्पीड होती है, इस तरह रोटेशन की भी एक स्पीड होगी। और वो स्पीड डिफाइन करने के लिए आपने क्या करना है, आपको इस ऑब्जेक्ट के एंगल में चेंज भी चाहिए और वो टाइम भी चाहिए कि जिस दौरान ये चेंज आई है, तो इससे आपको उस चेंज की स्पीड मालूम होगी, इससे आपको एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट का जो है वो रेट मालूम होगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी मालूम होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लीनियर वेलोसिटी लीनियर डिस्प्लेसमेंट में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, बिल्कुल इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी जो है, जिसके लिए सिंबल यूज होता है ओमेगा, एक वेक्टर है, और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज अ वेक्टर। ये क्यों वेक्टर है? क्योंकि इसकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। इसके वेक्टर नेचर के ऊपर आगे हम बात करते हैं। बहरहाल इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड मालूम किया जा सकता है। इसका वेक्टर होना हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम इसको लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेट करेंगे। ठीक, तो इसका यहाँ से यूनिट आपको मिल जाता है रेडियन पर सेकंड। ये एवरेज भी हो सकती है, ये इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने एवरेज लिखा है क्योंकि टोटल चेंज डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, और मैं इसको इंस्टेंटेनियस भी लिख सकता हूँ। तो फिर इंस्टेंटेनियस लिखते वक्त मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगा कि डेल्टा टी तकरीबन 0 है, यानी इंटरवल बहुत ही स्मॉल है टाइम का। तो ये फिर डेल्टा टी। अब यहाँ से फिर इसके वेक्टर होने का भी पता चल सकता है, क्योंकि डेल्टा टी अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा तो फिर डेल्टा थीटा जो है, मैंने कहा स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए ये वेक्टर ट्रीट किया जा सकता है। तो फिर आपको यहाँ से पता चल सकता है कि ये बग़ैर कोई क्वेश्चन किए एक वेक्टर है। लेकिन याद रहे कि अगर डेल्टा थीटा को अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर मान लें और आप ये एज्यूम कर लें कि चलो ठीक है हम बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो फिर इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड की जा सकती है। फिर ये एक एक्सियल वेक्टर होगा। क्या? एक्सियल वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन हमेशा उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलांग होती है। ठीक है, और राइट हैंड रूल से मालूम की जा सकती है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये इसके यूनिट्स है, रेवोल्यूशंस पर मिनट्स हो सकते हैं, राउंड्स पर मिनट आप लोगों ने जनरेटर्स पे लिखे हुए देखे होंगे। तो जनरेटर के अंदर कायल जो है वो घूमता है, उसके घूमने की रफ्तार जो है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, एंगुलर स्पीड कहते हैं, और उस पर राउंड्स पर मिनट या रेवोल्यूशंस पर सेकेंड्स लिखे होते हैं। तो उसको फिर अगर आप ऐसा ही यूनिट्स में लिखना चाहें तो रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि 2 पाई रेडियंस जो है वो 360 डिग्रीज के इक्वल होते हैं। तो आप इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यही 1 रिवोल्यूशन भी है। ठीक है, तो इनमें से किसी भी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये लेक्चर अवेलेबल है, अगर आप भूल गए हों तो वहाँ से देख सकते हैं। बहरहाल ये एंगुलर वेलोसिटी हुई। अब एंगुलर वेलोसिटी में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है डेल्टा टी, सो डेल्टा टी यहाँ फिर जब था तो T1 था, और यहाँ तक जब पहुँचा तो T2 हो गया। बिल्कुल इस केस में T1 और T2। ठीक है, रोटेशन में ये होता है कि बॉडी का एक पॉइंट जो है वो स्टेशनरी होता है, और अमूमन वो सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, जिस पे बॉडी का सारा वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, जिसके ऊपर बॉडी का सारा मास कंसंट्रेट होता है। बहरहाल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? अब जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, बिल्कुल इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंगुलर वेलोसिटी हो गई। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक वेक्टर है, और ये वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की तरह होती है। ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी भी एक एक्सियल वेक्टर है।
और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा, इसकी काइनेमेटिक्स क्या होगी, इसकी काइनेमेटिक्स ये होगी कि अल्फा इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और ये भी बिल्कुल उसी तरह एवरेज हो सकती है टोटल चेंज पर डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये इंस्टेंटेनियस हो सकती है, अल्फा है सॉरी इंस्टेंटेनियस हो सकती है, जिसके लिए हमें लिमिट अप्लाई करना पड़ता है डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, एंड देन वी हैव डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. This is instantaneous acceleration. याद रहे dear student, this is not centripetal acceleration, this is not along the radius, this is perpendicular to radius. and ये हम understand करेंगे जब हम ये understand कर लें कि ये किस तरह लीनियर एक्सेलरेशन के साथ इसको हम रिलेट कर सकते हैं. बहरहाल इसके यूनिट्स क्या हैं, चूँकि ऊपर एंगुलर वेलोसिटी है उसके यूनिट्स हैं रेडियन पर सेकेंड, और नीचे जो है अपना टाइम है दैट इज़ एस, तो इनका हम ये लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसकी यूनिट्स जो हैं ऐसा यूनिट्स रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, रिवोल्यूशंस पर मिनट स्क्वायर भी हो सकती हैं. बहरहाल तो इस तरीके से हम अल्फ़ा को डिफ़ाइन करते हैं. अल्फ़ा जो है इसकी डायरेक्शन वगैरह अब स्क्वायर इस तरह इसकी डायमेंशंस अगर देखें तो टाइम -2, और अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशंस देखें जो हमने डिस्कस नहीं की, ऊपर एंगुलर वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशंस जो है टी इनवर्स हैं, हर्ट्ज़ की या फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस हैं. तो हम इस एंगुलर वेलोसिटी को हम फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, चूँकि हम ऑलरेडी एंगुलर वेलोसिटी को डिफ़ाइन कर चुके हैं. तो आपने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी जो है दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. तो अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करें तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाई कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम होता है उसको टाइम पीरियड कह सकते हैं. तो ओमेगा इज़ 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, एंड फ्रॉम हेयर इट कैन बी रिलेटेड टू द this angular velocity can be related to the time period, to the frequency, and this relation will help us in many cases. जब आगे जाकर हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के रिलेशंस निकालेंगे तो वहाँ पर इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. सो एंगुलर वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिलेटेड विद टाइम पीरियड इन दिस वे, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी पीरियडिक मोशंस में होती है, और टाइम पीरियड एक हर पीरियडिक फिनोमेना का एक टाइम पीरियड होता है. सो दे कैन बी रिलेटेड दिस वे. एंड चूँकि हम ये भी जानते हैं कि 1/t फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, तो इसको 2 पाई f भी लिख सकते हैं. इसलिए मैंने यहाँ पे कहा कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, यानी एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशंस हैं वो फ्रीक्वेंसी की तरह हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन जो है ये फिर टी इनवर्स स्क्वायर में होता है. बहरहाल दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन. एंड नाउ अगर हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस लिखें इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स, काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस किस तरह हो जाती हैं. इस केस में पहली इक्वेशन ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. दूसरी इक्वेशन डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ alpha t square. And similarly the third equation is 2 alpha delta theta that equals
ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। सो डेल्टा थीटा की जगह आप थीटा भी सिर्फ लिख सकते हैं व्हेन इनिशियल डिफरेंस इज 0, फिर आप सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं। बहरहाल दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इस तरीके से आप इन इक्वेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर हम थोड़ा सा ये करेंगे कि इनको हम अब ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशंस के साथ रिलेट भी करेंगे। हम एक एक क्वांटिटी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को ऑलरेडी रिलेट कर चुके हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन को। और जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले मशीन में भी यही प्रिंसिपल था, ट्रांसलेशन और रोटेशन मिलकर। और कोई भी मोशन हो उसको अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करूं तो ये एक्स वाई जी तीनों डायरेक्शंस में ट्रांसलेट कर सकता है और एक्स वाई जी तीनों के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन ऑफ मोशंस लिखूंगा तो तकरीबन 6 इक्वेशन ऑफ मोशंस होंगी। और हर क्योंकि जाहिर है इसके पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो इसलिए रोटेशन जो है वो साथ साथ चलती है। जितने भी पैरामीटर्स हमने लीनियर मोशन के पढ़े हैं वो सारे एंगुलर मोशन में भी आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, उनको रिलेट करेंगे। और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। द अल्लाह पामान।